हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की इस भूगोल की क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को देखिए कक्षा 10 की जो है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके जो है उत्तर के साथ कराए जा रहे हैं। इसमें मैं देखिए आप लोगों को जो है सबसे पहले भूगोल विषय के प्रश्नों का अध्ययन कराना शुरू किया हूँ, क्योंकि देखिए आपके इस पेपर में भूगोल और इतिहास से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें मैप भी आपका जो पूछा जाता है वो भूगोल से और इतिहास से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से भूगोल के प्रश्नों का वेटेज ज़्यादा हो जाता है। तो भूगोल के प्रश्नों को करवाने के बाद मैं आप लोगों को इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाऊंगा। ये प्रश्न देखिए आपके जो भी मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं, ये देखिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करवाए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनका अनुमान है कि आपकी इस परीक्षा में वो पूछे जा सकते हैं। इनको देखिए मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ कि अगर आप लोग इनको 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको इनको परीक्षा में लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब तक हम लोगों ने देखिए 5 चैप्टर जो है भूगोल के जो है बेहतर तरीके से कर लिए हैं। आज की क्लास में देखिए आपका जो छठा चैप्टर है भूगोल का, जो विनिर्माण उद्योग के नाम से संबंधित है, उससे संबंधित प्रमुख प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए, और पिछली क्लास की तरह ही आज की क्लास में भी हम लोग उसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, और आपको बताया जाए कि किस तरीके से आपको इन प्रश्नों को उत्तर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और आप लोग अपने दोस्तों को इन सारी क्लासेस के बारे में बताइए, उनको इन्फॉर्म करिए, जिससे क्या हो कि वो भी इस क्लासेस का बेनिफिट उठा सके और परीक्षा में वो भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10। और एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 में कौन सा विषय पढ़ा जा रहा है, भूगोल। और भूगोल का अध्याय 6 जो किस नाम से है, विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर में देखिए आपको क्या क्या चीजें अध्ययन करनी है। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, सबसे पहले विनिर्माण उद्योग का अर्थ और उसका महत्व। दूसरा, भारत में औद्योगिक विकास का योगदान। तीसरा, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। चौथा, लोहे और इस्पात उद्योग। फिर कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, और उसके बाद औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, और लास्ट में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको इस चैप्टर से पढ़नी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इस चैप्टर के लघु उत्तर प्रकार के यानी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके इस चैप्टर में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, यानी विनिर्माण उद्योग क्या है या किसे कहा जाता है। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। इससे संबंधित देखिए थोड़ी बहुत जो है बातें हम लोगों ने अर्थशास्त्र के जो चैप्टर में मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था उसमें कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत उसका जो है यूज है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्रक वाला चैप्टर था, उसी में इन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को अध्ययन कराया था। तो देखिए क्या हो गया कि कच्चे माल को तैयार माल में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, विनिर्माण। और इस तरीके के जो उद्योग होते हैं उन्हीं को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। देखिए यह द्वितीय क्षेत्र का प्रमुख गतिविधि है जिसमें कृषि या खनिज संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। यानी इसमें कृषि या कोई खनिज संसाधन है उसका उपयोग करके उसको किसी उपयोगी वस्तु के रूप में बदल के और मनुष्य उसका इस्तेमाल करता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, कुटीर उद्योग यानी उपभोक्ता वस्तु उद्योग, धातु और भारी उद्योग, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वाहन तथा मशीनरी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी उद्योग, रक्षा और एयरोस्पेस इत्यादि। यानी इतने प्रकार के जो उद्योग हैं इनको क्या कहा जाता है, विनिर्माण उद्योग। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि विनिर्माण उद्योग का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व, यानी ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उपयोगी होते हैं। तो पहला देखिए क्या होता है कि यह कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। दूसरा, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तीसरा, यह निर्यात को बढ़ावा देता है। और चौथा, शहरीकरण और तकनीकी विकास को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। यानी इतनी महत्वपूर्ण चीजों में ये अपने देश में महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है
कि विनिर्माण उद्योगों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो विनिर्माण उद्योग हैं उनको किन किन कैटेगरी में बांटा जाता है, उनके कौन कौन से आधार हैं। तो पहला देखिए क्या है कि कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर देखिए इसको कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग दो भागों में बांटा जाता है। उसके बाद फिर देखिए उत्पाद के आधार पर यानी प्रोडक्ट के आधार पर इसको देखिए उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु उद्योग यानी इसके आधार पर भी दो भागों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद देखिए मालिकाना हक के आधार पर। मालिकाना हक के मतलब मालिक कौन होगा इसके आधार पर सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी उद्योग। और स्केल के आधार पर देखिए इसको लघु, मध्यम और विशाल या बृहद उद्योग के भागों में बांटा जाता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है कि कृषि आधारित उद्योगों का कुछ उदाहरण दीजिए, यानी कृषि पर आधारित जो कुछ उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर क्या होगा कि कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, ये सब कैसे उद्योग हैं, कृषि से आधारित उद्योग, यानी इनका जो भी कच्चा माल है वो कृषि से प्राप्त होता है और उसके बाद नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, खनिज आधारित उद्योग कौन से, यानी खनिजों से संबंधित, खनिजों के आधार पर जो नई वस्तुएं बनाई जाती हैं वो कौन से उद्योग हैं। तो देखिए उत्तर क्या, लौह इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल उद्योग आदि। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कपड़ा उद्योग का क्या महत्व है, यानी भारत में जो कॉटन इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, उसका क्या महत्व है। तो देखिए यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है जो अधिकतम रोजगार देते, यानी भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है और भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार यही देता है। यह निर्यात का भी प्रमुख स्रोत है, इसमें रेशम, ऊन, सूती, जूट और सिंथेटिक वस्त्र शामिल है। इसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में लोहे और इस्पात उद्योग का विकास कहाँ पर हुआ। तो भारत में लोहे और इस्पात उद्योग का विकास देखिए सबसे पहले तो अपने देश में टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना देखिए 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में हुई थी, जो वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए अपने देश में अन्य जो लौह इस्पात प्रमुख केंद्र देखिए भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में और बोकारो में स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि रासायनिक उद्योग के दो प्रमुख शाखाएं बताइए, यानी रासायनिक उद्योग किन दो शाखाओं में बांटकर किए जाते हैं, स्थापित किए गए। तो पहला है देखिए भारी रसायन उद्योग और दूसरा है हल्के रसायन उद्योग। तो भारी रसायन उद्योग में देखिए क्या बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडा एस और अमोनिया। और हल्के रसायन उद्योग में देखिए साबुन, कॉस्मेटिक, दवा और पेंट, ये सब क्या है, ये हल्के रासायनिक उद्योग के उदाहरण है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट उद्योग किस कच्चे माल से तैयार होता है। तो पहला देखिए उत्तर में क्या होगा, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम, यानी इन सारी चीजों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है, सीमेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, यानी अपने देश में आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए सबसे फेमस जो है वो बेंगलुरु है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा पुणे है, चेन्नई है, नोएडा है और गुरुग्राम, गुरुग्राम यानी हरियाणा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आधारभूत उद्योग का क्या अर्थ है, यानी जिसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, आधारभूत उद्योग, वो देखिए क्या है। तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल और अन्य सामग्री का उत्पादन करते हैं, यानी ऐसे उद्योग जिनके ऊपर कोई दूसरा उद्योग निर्भर होता है। इन उद्योगों के उत्पादों पर देखिए कई अन्य उद्योग निर्भर होते हैं, इसीलिए इसे इन्हें मूल उद्देश्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए लौह इस्पात उद्योग, यानी लौह इस्पात उद्योग क्या है, बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके आधार पर और भी उद्योग आधारित होते हैं। दूसरा देखिए रसायन उद्योग है, भारी मशीनरी उद्योग है, ये सब कैसे उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। क्यों, क्योंकि इनके उत्पाद जो है मशीनें बनाने और अन्य निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, यानी इनके द्वारा जो मशीनें बनाई जाती हैं फिर उन्हीं मशीनों का उपयोग करके किसी दूसरे उद्योग में अन्य चीजों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इनको बेसिक या आधारभूत उद्योग कहा जाता है। एक प्रश्न देखिए और है शॉर्ट आंसर में आपका कि उद्योग और बाजार के बीच में क्या संबंध है, यानी उद्योगों का और बाजारों का आपस में क्या रिलेशन है। तो उत्तर क्या होगा कि उद्योग और बाजार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं
उद्योग क्या करता है कि बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करता है, यानी जैसे बाजार में मांग होगी उद्योगों के द्वारा वैसा ही उत्पादन किया जाएगा। और बाजार क्या करता है, उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित करता है, यानी जब उद्योग उस वस्तु को तैयार कर देते हैं तो बाजार फिर क्या करता है, उसको बेचता है, उसकी बिक्री करता है। बड़े बाजार वाले क्षेत्रों में देखिए उद्योग तेजी से विकसित होते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि उद्योग और बाजार का संबंध परस्पर पूरक और घनिष्ठ होता है, यानी बाजार को जरूरत होती है प्रोडक्ट की और उद्योगों को क्या जरूरत होती है, अपने प्रोडक्ट को बेचने की। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रकार के प्रश्न, उनको देख लीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग की भूमिका स्पष्ट कीजिए, यानी भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार से विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारत के देखिए आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग की निम्नलिखित भूमिका रही है। पहला क्या है कि ये रोजगार सृजन करते हैं, यानी कृषि से अधिशेष श्रमिकों को रोजगार मिलता है, यानी कृषि के अलावा दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार क्या देता है, विनिर्माण उद्योग। दूसरा काम देखिए इसका महत्वपूर्ण क्या है भूमिका, निर्यात में योगदान देता है, यानी अपने देश में औद्योगिक वस्तुओं को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। तीसरा देखिए क्या है, तकनीकी का विकास होता है, यानी जो उद्योग धंधे होते हैं वो देखिए वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। देखिए हर उद्योग जो है नई नई चीज़ों को अपने उद्योग धंधे में इंट्रोड्यूस किया करना चाहता है और नए नए इनोवेशन करके अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहता है, जिससे उसकी बिक्री बेहतर तरीके से उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसके अलावा देखिए कृषि को सहारा देते हैं। कैसे सहारा देते हैं, ये विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण तैयार करते हैं और जिससे क्या होता है कि अपने देश में कृषि को बेहतर रूप से सहारा मिलता है और कृषि में उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखिए कृषि उपकरण, रासायनिक उर्वरक और मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। और पांचवा इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि क्षेत्रीय असमानता में कमी लाते हैं, यानी पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगने से वहाँ का क्या होता है, विकास होता है। अगर किसी पिछड़े क्षेत्र में किसी प्रकार का उद्योग धंधा स्थापित कर दिया जाए तो वहाँ के लोगों का क्या होगा, आर्थिक विकास बहुत बेहतर तरीके से होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको देखिए मैंने दो भागों में बांट दिया है। ये क्वेश्चन कभी कभी देखिए अलग अलग भी पूछा जाता है, एक साथ में पूछा जाता है, जैसा पूछेगा आप उसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए क्या है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं, यानी उद्योग धंधे स्थापित कहाँ किए जाते हैं तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हैं, 3 महत्वपूर्ण फैक्टर क्या क्या हैं। तो देखिए उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक हैं वो देखिए पहला है कच्चा माल, यानी जहाँ पर कच्चा माल अधिक मात्रा में मिलता है उद्योग वहीं पर स्थापित होते हैं। जैसे कपास के उद्योग देखिए कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसा आप लोग देखते हैं कि अपने देश में वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गुजरात और महाराष्ट्र में। और किस लिए है, क्योंकि वहाँ कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से देखिए लौह इस्पात उद्योग आपको देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पर लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, उसके अलावा देखिए ऊर्जा स्रोत, दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है, ऊर्जा स्रोत, यानी उद्योगों को निरंतर बिजली और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए देखिए कोयला, बिजली, जल विद्युत उपलब्ध जो स्थान होते हैं वो उद्योगों के लिए उपयुक्त, यानी इनको औद्योगिक उत्पादन करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। तो ऊर्जा कैसे मिलेगी, या तो कोयले के माध्यम से, या बिजली के माध्यम से, या फिर जल विद्युत के माध्यम से। तो ये जो उत्पादन केंद्र जहाँ होंगे वहीं पर उद्योग भी स्थापित किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि आसानी से सस्ती बिजली मिल पाए। और तीसरा क्या है, जल आपूर्ति, यानी देखिए आप लोग देखते हैं कि जहाँ पर जल की उपलब्धता बेहतर तरीके से होती है वहाँ उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा मात्रा में। देखिए अनेक उद्योगों को बड़ी मात्रा में पानी चाहिए, जैसे देखिए इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, वस्त्र उद्योग, इन सब के लिए देखिए पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये उद्योग देखिए नदियों के किनारे अधिकतर बनाए जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए, यानी उद्योगों की स्थापना के लिए 3 मानवीय कारक कौन से हैं, ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या है, श्रम शक्ति यानी लेबर, जिसमें क्या होगा कि कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रम की उपलब्धता उद्योगों के स्थान निर्धारण में महत्वपूर्ण है। यानी उद्योग धंधे वहां भी स्थापित किए जाते हैं जहां पर उद्योगपतियों को क्या मिल जाए, सस्ते श्रमिक मिल जाएं। वो श्रमिक कैसे हो, कुशल और अकुशल दोनों। दूसरा देखिए क्या कारक है, बाजार, यानी उद्योग वहीं लगाए जाते हैं
जहां पर तैयार माल की खपत अधिक हो और बड़े शहर और जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बाजार बड़े होते हैं, इसलिए उद्योग धंधे वहीं पर स्थापित किए जाते हैं। तीसरा देखिए कारक क्या है, महत्वपूर्ण कारक, परिवहन की सुविधा, यानी जहां पर सड़क, रेल मार्ग, बंदरगाह और हवाई मार्ग की अच्छी सुविधा होगी, उद्योगों का संचालन वहीं से आसानी से होगा, इसलिए उद्योग धंधे वहीं स्थापित। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में तटों के किनारे, नदियों के तटों के किनारे, समुद्र तटों के किनारे बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, जहां पर सड़कों की व्यवस्था अच्छी हो, जहां पर रेलवे की व्यवस्था अच्छी हो। इन सब चीज़ों को देख कर ही उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, जिससे उनका जो तैयार सामान है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। अब देखिए एक क्वेश्चन और है कि ये उद्योग धंधे जो हैं पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो देखिए उद्योग जो है पर्यावरण को निम्न तरीकों से प्रदूषित करते हैं। पहला देखिए क्या है कि इन उद्योग धंधों से वायु प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण कैसे होता है कि उद्योगों से निकलने वाले धुआं, गैस, धूल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि जो है क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। दूसरा देखिए कारण है जल प्रदूषण। देखो विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जो रसायन, रंग, तेल, एसिड, भारू धातुएं जो है औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में नदियों और झीलों में पहुंचती हैं, तो इससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। तीसरा देखिए क्या है, भूमि प्रदूषण होता है। विभिन्न प्रकार के देखिए जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु, केमिकल डंपिंग, ये क्या करते हैं कि भूमि की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। यानी जिस क्षेत्र में उद्योग धंधे होते हैं तो वहां पर वो अपने वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, भूमि में, जमीन पर फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है, वहां की भूमि भी प्रदूषित होती है। और चौथा क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में देखिए विभिन्न प्रकार की जो मशीनें चलती हैं उनसे बहुत सारी आवाजें होती हैं। देखिए मशीनरी, जनरेटर, वाहनों का शोर जो है ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। अब जब आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा दिखेगा, फैक्ट्रियों का शोर शराबा, उसके अलावा वहाँ पर वाहनों का जो आवागमन होता है उससे भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा, तो इससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की या उपायों की चर्चा कीजिए। यानी औद्योगिकरण के द्वारा जो पर्यावरण निम्नीकरण की समस्या देखी जाती है उसको कैसे दूर किया जाए। तो पहला क्या किया जाना चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया जाना, यानी ऐसे उपकरण का उपयोग किया जाए जो प्रदूषण न फैलाएं या बहुत कम फैलाएं। जैसे देखिए चिमनियों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाए जाए, स्क्रबर लगाए जाए या फिल्टर लगाए जाए। दूसरा क्या काम कर सकते हैं, शुद्धिकरण संयंत्र लगाए जाए, यानी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको ईटीपी कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि औद्योगिक जल अपशिष्ट को उपचारित करने के बाद ही नदियों में छोड़ते हैं। यानी जो उद्योग धंधों से निकलने वाला पानी होता है तो वो डायरेक्ट नदी या नाले में ना छोड़ा जाए, बल्कि क्या किया जाए, उसको उपचारित किया जाए और उपचारित करने के बाद छोड़ा। तीसरा क्या है, हरित क्षेत्र विकसित करना, यानी जितने भी उद्योग परिसर हैं उसके पास क्या किया जाए, हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाए। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में लगाए जाएं, जिससे क्या होगा कि वो प्रदूषण को कम करेंगे। इसके बाद फिर देखिए क्या है, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए, यानी कोयला या ताप विद्युत का उपयोग ज्यादा न करें, बल्कि क्या करें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है बढ़ाया जाए। अगला देखिए क्या है, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, यानी उद्योग धंधों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उनका क्या किया जाए, पुनर्चक्रण किया। जैसे देखिए धातु, प्लास्टिक, पेपर, इन सब का क्या कर दिया जाए, पुनर्चक्रण करके कचरे को कम कर दिया। पुनर्चक्रण का मतलब होता है इनका रीयूज कर दिया, रिसाइकलिंग कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा कि प्रदूषण को कम करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। यानी भारत में कौन कौन से प्रमुख लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं, उनका आपको वर्णन करना है, उनका स्थिति के अनुसार नाम लिखना है। देखिए तो सबसे पहले क्या है कि इसके बारे में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि यह सभी उद्योगों की रीढ़ कहलाता है, यानी यह अन्य उद्योग इससे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। यह अन्य उद्योगों के लिए क्या करता है, मशीनें बनाता है, उपकरणों को बनाता है। भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है, देखिए मुख्यतः कच्चे माल यानी लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में केंद्रित है। यानी ये अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी उपलब्ध कराता है, ये उद्योगों की रीढ़ कहलाता है। और ये कहाँ पर आता है, जहाँ पर कोयला पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है और जहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है, वहीं पर ये स्थापित किया जाता है। इन उद्योगों के लिए देखिए क्या क्या चाहिए, कोयला चाहिए, लौह अयस्क चाहिए और सस्ती जल शक्ति चाहिए।
इसके देखिए मुख्य केंद्र अपने देश में कहाँ कहाँ पर है, झारखंड में। झारखंड में कहाँ कहाँ पर, जमशेदपुर में, जहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी है जिसका नाम टिस्को है। उसके बाद देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र है। दूसरा देखिए उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र है। तीसरा देखिए छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र है। चौथा देखिए कर्नाटक में भद्रावती इस्पात संयंत्र है। पांचवा देखिए तमिलनाडु में सालेम इस्पात संयंत्र है। और छठवां पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो इस तरीके से देखिए ये सब कहाँ पर है, अपने देश में महत्वपूर्ण इस्पात के कारखाने हैं, उद्योग। इनका महत्व देखिए क्या है कि ये औद्योगिकरण, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के प्रमुख उर्वरक उद्योग के केंद्र का वर्णन कीजिए। यानी भारत में प्रमुख रूप से खाद बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ पर। तो देखिए भारत में जो उर्वरक उद्योग है ये दो प्रकार का होता है, एक नाइट्रोजन युक्त, फास्फेट युक्त और मिश्रित उर्वरक। उर्वरक उद्योग जो है प्राकृतिक गैस, फास्फेराइट, अमोनिया जैसी सामग्रियों पर आधारित है। तो भारत में देखिए इसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है, गुजरात में कलोल में, कांडला में, हजीरा में। हरियाणा में देखिए पानीपत में। उत्तर प्रदेश में देखिए गोरखपुर में, कानपुर में। बिहार में देखिए बरौनी में। आंध्र प्रदेश में देखिए विशाखापट्टनम में। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन। तो ये अपने देश के प्रमुख उर्वरक उद्योग है। इसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न कि भारत के प्रमुख सीमेंट उद्योग केंद्र का वर्णन कीजिए। यानी भारत में कहाँ कहाँ प्रमुख सीमेंट के उद्योग हैं। तो देखिए सीमेंट उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए, चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। इसके लिए देखिए ये उसी क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहाँ पर ये सब चीज़ें उपलब्ध होती है। और भारत दुनिया के देखिए सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक देशों में से एक है। और भारत में इसके प्रमुख केंद्र देखिए कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में सतना में, मादर में, कटक में। इसके बाद राजस्थान में देखिए चित्तौड़गढ़, कोटा। गुजरात में देखिए पोरबंदर और राजकोट में। तमिलनाडु में देखिए चेन्नई और तिरुनेलवेली में। कर्नाटक में देखिए बगलकोट और गुलबर्गा में। तो इस तरीके से अपने देश में सीमेंट उद्योग इन क्षेत्रों में स्थापित है। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र का वर्णन कीजिए। यानी भारत में कहाँ कहाँ पे प्रमुख वस्त्र उद्योग स्थापित है। तो भारत का देखिए जो वस्त्र उद्योग है ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना उद्योग में से एक है। इन उद्योगों का विकास देखिए कैसे होता है, कच्चे माल, सस्ती श्रम शक्ति और परिवहन की सुविधाओं की वजह से। यानी ये सुविधाएं जहाँ पर उपलब्ध रहती हैं वहाँ पर ही इस उद्योग का विकास होता है। इसके मुख्य केंद्र देखिए क्या है, इसमें देखिए जो सूती वस्त्र उद्योग है उनको कई भागों में बांटा जाता है। जैसे देखिए सूती वस्त्र उद्योग में देखिए मुंबई यानी महाराष्ट्र, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर इत्यादि। यानी ये जो वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग जो है ये इन क्षेत्रों में। उसके अलावा देखिए वस्त्र उद्योग में दूसरा जो वस्त्र उद्योग है ऊनी वस्त्र उद्योग, ये देखिए कहाँ पर है, लुधियाना पंजाब, अमृतसर और शिमला में। तीसरा देखिए वस्त्र उद्योग है रेशम वस्त्र उद्योग, ये देखिए कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में, कोलकाता में और वाराणसी में। जूट उद्योग देखिए आता है वस्त्र उद्योग में, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। यानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली इत्यादि क्षेत्रों में ये स्थापित है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका प्रदूषण से संबंधित दूसरे तरीके से पूछा जाता है। पहले तो हम लोगों ने देखा कि उद्योगों की वजह से किस प्रकार से प्रदूषण फैलता है, और यहाँ पर दूसरा कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि औद्योगिक प्रदूषण के प्रकार और उनके नियंत्रण के उपाय बताइए। यानी औद्योगिक प्रदूषण किस किस प्रकार से होता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो देखिए औद्योगिक प्रदूषण का प्रकार क्या होगा, वायु प्रदूषण जैसे धुआं और गैसें, जल प्रदूषण, रासायनिक अपशिष्ट, भूमि प्रदूषण यानी ठोस अपशिष्ट, और शोर प्रदूषण यानी मशीन। यानी ये 4 प्रकार के प्रदूषण हो जाएंगे। अब इनका नियंत्रण देखिए कैसे होगा। तो नियंत्रण के उपाय में क्या होगा कि अपशिष्ट जल का शोधन किया जाए, वायु फिल्टर और धुआं नियंत्रण यंत्र लगाया जाए, ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाए। इसके अलावा वृक्षारोपण और हरित पट्टियां बनाई जाए। यानी वो था कारण और ये था उपाय। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि विनिर्माण और पर्यावरण का आपसी संबंध समझाइए। यानी विनिर्माण और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि विनिर्माण उद्योग जहां आर्थिक समृद्धि लाते हैं वहीं ये पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। यानी उद्योगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या करते हैं, आर्थिक समृद्धि लाते हैं किसी देश में, लेकिन इनसे होता क्या है कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक अपशिष्ट क्या करते हैं, वायु, जल और भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। इसलिए देखिए सतत औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरणीय नीतियों और स्वच्छ तकनीकों का उपयोग किया जाना है।
यानी उद्योगों का विकास भी सतत तरीके से हो, उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाए, लेकिन पर्यावरण का ख्याल रखते हुए, पर्यावरण की जो है देखभाल करते हुए इन सारी चीज़ों को करना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रमुख चीनी उद्योग केंद्र का वर्णन कीजिए, यानी भारत में कहाँ-कहाँ पे चीनी उद्योग केंद्र स्थापित हैं, उनके बारे में बताना। तो उत्तर क्या होगा कि भारत के प्रमुख चीनी उद्योग, तो सबसे पहला क्या है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। तो देखिए भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। यहाँ के देखिए प्रमुख चीनी उत्पादन केंद्र में देखिए देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर शामिल है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा जो चीनी उद्योग केंद्र है वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र देखिए चीनी उत्पादन के मामले में एक प्रमुख राज्य है और यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी चीनी मिलें हैं, यानी यहाँ पर जो चीनी मिलें कैसे हैं? सहकारी फॉर्म है, कोऑपरेटिव रूप में। तीसरा देखिए कर्नाटक है। यह राज्य देखिए आधुनिक मिलों और इथेनॉल उत्पादन की सुविधाओं के साथ चीनी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए उसके बाद जो है तमिलनाडु और बिहार भी हैं। इन राज्यों में भी देखिए चीनी के साथ साथ गुड़ और खांडसारी का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। तो ये था अपने देश में चीनी उद्योग के केंद्रों का वर्णन। ठीक, उसके बाद फिर देखिए आपसे इस चैप्टर में कभी कभार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एनटीपीसी और सेल क्या है। तो इनके बारे में भी आप अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछता है या अलग अलग पूछता है तो भी लिख लेंगे, और दोनों को एक साथ पूछता है तो भी। तो सबसे पहले देखिए एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इससे संबंधित कुछ संक्षिप्त विवरण क्या है कि एनटीपीसी जो है भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। यह भारत के देखिए कुल विद्युत उत्पादन में बड़ा योगदान देती है। एनटीपीसी आधुनिक तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देती है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी यह सरकार का उपक्रम है, किसी निजी व्यक्ति का नहीं। इसके देखिए मुख्यतः किस प्रकार के ताप विद्युत, जल विद्युत और गैस आधारित बिजली का उत्पादन किया है, यानी ये 3 प्रकार से अपने देश में विद्युत का उत्पादन करते हैं। दूसरा देखिए इसमें सेल है। सेल का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदी में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इससे संबंधित देखो संक्षिप्त विवरण क्या है कि सेल जो है भारत की सबसे बड़ी लौह इस्पात उत्पादक कंपनी है। यह देखिए एक महारत्न सार्वजनिक उपकरण भी है, और इसके जो प्रमुख कारखाने हैं वो देखिए कहाँ कहाँ पर हैं। इसके द्वारा देखिए भिलाई में एक कारखाना है इसका, जो छत्तीसगढ़ में है। ये सोवियत संघ की स्थापना सहायता से 1955 में स्थापित किया गया था, और ये भारत का सबसे पहला जो है सार्वजनिक इस्पात उद्योग है। दूसरा है देखिए राउरकेला उड़ीसा में। यह देखिए पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से 1959 में स्थापित किया गया था। तीसरा देखिए दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल में। ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 1959 में स्थापित किया गया था। इसके बाद देखिए अगला इसका जो इस्पात उद्योग है देखिए वो बोकारो झारखंड में है। ये सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। और उसके बाद देखिए सलेम में तमिलनाडु में है। इसको 13 जून 1972 को भारत सरकार के द्वारा स्वयं स्थापित किया गया। तो इस तरीके से इसके देखिए ये 4-5 जो है महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग हैं, जिसका नियंत्रण किसके पास है? सेल के पास, और सेल इनका जो है नियंत्रण करके इससे उत्पादन करवाती है। ठीक, देखिए सेल जो देखिए क्या काम करता है? देश के बुनियादी ढांचे, निर्माण, इंजीनियरिंग और रक्षा क्षेत्र को जो है मजबूत इस्पात उपलब्ध कराता है। यानी सेल के द्वारा जो स्टील तैयार किया जाता है, जो इस्पात उद्योग से प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो देश के देखिए महत्वपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके द्वारा जो तैयार किया गया जो भी इस्पात का वस्तु होता है, सामान होता है, बहुत ही बेहतर क्वालिटी वाला होता है और बहुत अच्छा होता है। ठीक, अब देखिए कुछ और भी प्रश्न हैं इस चैप्टर से महत्वपूर्ण, उसके बाद आपका देखिए चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक प्रश्न और क्या है देखिए, भारत में प्रमुख उद्योग जैसे सीमेंट, उर्वरक, वस्त्र, चीनी और जूट की सबसे पहली स्थापना कब और कहाँ हुई? यानी अपने देश के जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुए थे और कब हुए थे? तो सबसे पहले देखिए सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग देखिए अपने देश में 1904 ईस्वी में स्थापित हुआ। पहले सबसे पहले कहाँ हुआ? चेन्नई यानी तमिलनाडु में।
यह भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री थी। उसके बाद देखिए उर्वरक उद्योग, ये 1906 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित हुआ? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। देखिए यहाँ रानीगंज हो गया, रानीगंज में। ये किस प्रकार का उर्वरक उद्योग था? नाइट्रोजन आधारित। उसके बाद देखिए अपने देश में कपास वस्त्र उद्योग का, देखिए कपास वस्त्र का मतलब हो गया सूती वस्त्र उद्योग। ये देखिए सबसे पहले 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ था मुंबई में, और यह अपने देश की पहली आधुनिक कपास मिल थी। इसके बाद देखिए ऊन वस्त्र उद्योग, देखिए 1876 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित हुआ था? कानपुर में, और किस नाम से था? लाल इमली मिल के नाम से। इसके बाद देखिए चीनी उद्योग जो है अपने देश में 1903 ईस्वी में स्थापित हुआ पहली बार, कहाँ पर? बिहार में। तो ये भारत की पहली आधुनिक चीनी मिल थी। इसके बाद देखिए जूट उद्योग जो है 1855 ईस्वी में स्थापित हुआ था, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के रिसड़ा में, और यह भारत की पहली जूट मिल थी। तो इस तरीके से अपने देश में प्रमुख जो है उद्योग धंधों की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी, ये था। अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित 4-5 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहले देखिए क्या है कि भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? इसका उत्तर क्या होगा? जमशेदपुर में। कब हुआ था? 1907 में। किसके द्वारा हुआ था? टाटा के, जमशेद टाटा के द्वारा। इसके बाद देखिए कपड़ा उद्योग को क्या कहा जाता है? तो कपड़ा उद्योग को देखिए भारत का गौरव उद्योग कहा जाता है। सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 1904 में चेन्नई में। सबसे बड़ा रासायनिक उत्पाद कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का अग्रणी केंद्र कौन सा है? तो बेंगलुरु। ठीक, तो इस तरीके से देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन सबको मैंने अपने तरीके से आप लोगों के लिए करवा दिया। अब आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इनका देखिए शॉर्ट रूप में नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम के समय रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और आपको परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और इस तरीके से आपका देखिए जो 6वां चैप्टर था वो भी कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है या किसी भी टॉपिक में थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मैं उस कमेंट को देखने के बाद उन सारी चीज़ों को फिर से कराने का या बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।